जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग डीएनए की दोहरी कड़ी संरचना के बारे में पढ़े थे कि वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का दोहरी कड़ी नमूना कह सकते हैं कि डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में जो बताया था, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में अध्ययन किए थे, पढ़े थे। आज हम लोग को आगे पढ़ना है और आज का जो पहला टॉपिक है वो है चारगाफ रूल। चारगाफ रूल क्या होता है? नियम या चारगाफ रूल। चारगाफ रूल क्या होता है कि डीएनए की जो दोहरी कड़ी संरचना होती है, द्विकुंडलित डीएनए संरचना में जो प्यूरिन बेस पेयर होता है, प्यूरिन में हमको बताए थे ए और जी, ठीक है। तो जो प्यूरिन बेस पेयर होता है वो उनकी मात्रा जो होती है वो पायरिमिडीन की मात्रा के क्या होती है, बराबर होती है। और ये बात किसने बताया था? सबसे पहले चारगाफ ने बताया था। तो पहले लिख लेते हैं, उससे बात क्लियर हो जाएगी, फिर समझेंगे हम लोग। इस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। चारगाफ का नियम क्या कहता है? द्विकुंडलित डीएनए में या डीएनए की दोहरी कड़ी संरचना में, डीएनए की दोहरी कड़ी संरचना में प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, प्यूरिन ए और जी, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की मात्रा पायरिमिडीन, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की मात्रा पायरिमिडीन न्यूक्लियोटाइड की मात्रा के बराबर होता है, बराबर होती है। ये किसने बताया था कि डीएनए की जो दोहरी कड़ी संरचना होता है उसमें एडेनिन और ग्वानिन का जो मात्रा होता है वो थायमिन और साइटोसिन के क्या होता है, बराबर होता है। और ये बात सबसे पहले बताने का जो काम किया था वो चारगाफ ने बताया था, और इसीलिए इसको हम लोग चारगाफ रूल के नाम से जानते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो प्यूरिन होता है ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। एनसीईआरटी में इसी को दूसरे रूप में लिखा है कि ए प्लस जी, ए और जी जो होते हैं वो प्यूरिन होते हैं, अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ये था क्या? चारगाफ रूल। चारगाफ रूल में क्या बोला है कि प्यूरिन जो होता है वो किसके बराबर होता है? पायरिमिडीन के बराबर होता है। और इनका जो बेस रेशियो आता है, जैसे हम लोग पढ़े थे कि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो इसका अगर हम लोग बेस रेशियो देखें, बेस रेशियो, तो बेस रेशियो जो होता है वो ए प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज इक्वल टू 1 होता है। फॉर कांस्टेंट होता है, या 1 कह सकते हैं, कांस्टेंट होता है। 1 भी तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट फॉर एनी स्पेसीज, ठीक है। तो बेस रेशियो जो होता है वो एडेनिन प्लस थायमिन अपॉन जी ग्वानिन प्लस साइटोसिन हमेशा क्या होता है, किसी भी स्पीसीज के जीव के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है चारगाफ रूल। एनसीईआरटी की प्यूरिन किसके बराबर होते हैं? पायरिमिडीन के बराबर होते हैं। और ये 1 कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। इस पर कुछ क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन क्या होते हैं पहले आप इस रूल को लिखिए। और इसमें एक ध्यान रखिएगा, चारगाफ रूल का मतलब ही क्या होता है कि प्यूरिन हमेशा किसके बराबर होता है? पायरिमिडीन के बराबर होता है। ए और जी जो होंगे वो हमेशा किसके बराबर होंगे? टी प्लस सी के बराबर होंगे। इसको नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस पर क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन के माध्यम से समझें कैसे इसको यूज करना है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि यदि किसी द्विकुंडलित डीएनए में साइटोसिन 20% है, तो एडिनिन
का प्रतिशत एडेनिन का प्रतिशत ज्ञात करें। एडेनिन का प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहा है कि साइटोसिन दिया हुआ है किसी द्विकुलीय डीएनए में और उसकी मात्रा जो है 20% है, तो जो एडेनिन है इसका मात्रा कितना होगा। तो इसको सोल्व करने का सीधा सा तरीका है। देखिए अगर हम लोग मान लें तो किसी भी डीएनए में जो होगा वो A+T = G+C = कितना होगा, टोटल 100% होगा। ये सबको अगर हम लोग जोड़ दें टोटल 100% होगा। इसमें से जो दिया हुआ है गिवन में अगर हम लोग देखें तो साइटोसिन दिया हुआ है और साइटोसिन C = दिया हुआ है 20%। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल कह सकते हैं कि साइटोसिन जितना साइटोसिन होगा उतना ही कौन होगा, ग्वानिन होगा। क्यों? क्योंकि C के साथ हमेशा कौन जुड़ता है, G। तो जितना C उतना ही क्या होगा, G होगा। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि C = G होगा। C = G। C किसके बराबर होगा, G के। ये भी कितना हो जाएगा, जिसको हम लोग दोनों को जोड़ देंगे तो C + G = 20 + 20 = 40%। तो C दिया हुआ था 20%, C = G होता है। जितना साइटोसिन होगा डीएनए में उतना ही कौन होगा, ग्वानिन होगा। क्योंकि ग्वानिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन के साथ जुड़ता है। तो दोनों को अगर हम लोग C + G निकाले तो 20 + 20 = कितना हो गया, 40% हो गया। अब इसी में अगर आगे हम लोग से पूछा है एडेनिन के बारे में, तो 100 में से अगर हम लोग इसको माइनस कर दे A+G, हम लोग को A+T निकालना है तो A+T = हो जाएगा 100। टोटल कितना होता है, 100 होता है। 100 - C + G, तो 100 तो यहाँ पर है, C + G कितना आ गया है हम लोग का 40। तो 100 माइनस कितना कर देंगे, 40 कर देंगे तो A+T = आ गया है 60%। A+T = आ गया है 60%। तो यहाँ पर हमसे पूछा है एडेनिन का प्रतिशत, A+T नहीं पूछा है, एडेनिन। अब जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा, थाइमिन भी होगा। जैसे जितना ग्वानिन था उतना ही साइटोसिन था, ठीक उसी प्रकार से जितना एडेनिन होगा उतना ही क्या होगा, थाइमिन होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2A = 60%। तो A जो होगा वो 60 क्या हो जाएगा, 2 से इसको काटिएगा तो A हमेशा कितना है, यहाँ पर कितना आएगा, 30%। तो कह रहा है कि यदि किसी द्विकुलीय डीएनए में साइटोसिन 20% है तो एडेनिन का प्रतिशत ज्ञात करें। किसी भी द्विकुलीय डीएनए में क्या होगा, A+ एडेनिन, प्यूरिन हमेशा किसके बराबर, प्यूरिन की मात्रा जो होती है वो पैरामिडिन के बराबर होती है। इसलिए अगर मान लेते हैं कि A+T + G+C जो होगा वो टोटल 100% है। 100% में से C जो दिया हुआ उसका मात्रा 20% है। अब हम लोग जानते हैं कि C जो होता है वो G के बराबर होता है। तो C + G कितना हो जाएगा, 20 + 20 = 40%। अब A+T हमको निकालना है तो A+T को हम लोग टोटल 100 था, 100 में से C + G को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो A+T प्राप्त होगा। और A+T कितना है, 60%। और हम जानते हैं कि T और A दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो T के जगह पर हम लोग A लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2A = 60%, तो A = हो गया 60/2 और A = कितना है, 30%। तो इस प्रकार से परसेंटेज निकालने के लिए, मात्रा निकालने के लिए क्वेश्चन आता है। इसको समझने का कोशिश करिएगा, इसको नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन है, किसी डीएनए में ग्वानिन की संख्या 2450 है तथा क्षार युग्म बेस पेयर को बोलते हैं। बेस पेयर समझाएं लास्ट क्लास में। बेस पेयर क्षार युग्म की संख्या 5000 है तो थाइमिन की संख्या ज्ञात करें। उस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन अलग है। अरे किसी डीएनए में ग्वानिन, इसमें क्या था कि टोटल दोहरी कड़ी डीएनए में, दोनों कड़ी डीएनए मिला करके साइटोसिन 20% था। इसमें कह रहा है कि किसी डीएनए में ग्वानिन की संख्या 2450 है। किसी डीएनए का मतलब दोहरी कड़ी डीएनए है।
ठीक है, कि एकल के डी ने वो अभी कंफर्म नहीं मालूम है। तो वो टोटल क्वारीन की जो संख्या है वो 2450 है तथा क्षार युग्म का जो संख्या होता है वो कितना दिया हुआ है 5000। क्षार युग्म का मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर सी है, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसको हम लोग क्षार युग्म बोलेंगे, और ए डबल बॉन्ड टी, ये भी क्या है क्षार युग्म है। तो क्षार युग्म का जो संख्या है वो कितना दिया हुआ है टोटल 5000 दिया हुआ है। तो अगर हम लोग देखें कि एक क्षार युग्म में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो यहाँ पर एक तो इधर न्यूक्लियोटाइड बनेगा, ये नाइट्रोजन बेस है, इसे शुगर और इसे फॉस्फेट, तो एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड ये। तो एक क्षार युग्म में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, 2 न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो जहाँ पर अगर क्वेश्चन में बेस पेयर दिया हुआ है, क्षार युग्म का संख्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड की संख्या ज्ञात करते हैं और उसके बाद आगे प्रतिशत वाला कारोबार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिवन सॉल्यूशन में लिखिएगा क्षार युग्म की संख्या, क्षार युग्म की संख्या जो है वो 5000 दिया हुआ है। तो इस संख्या को पहले हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, न्यूक्लियोटाइड। हम लोग जानते हैं कि एक क्षार युग्म में कितने न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो 5000 क्षार युग्म है, तो यहाँ से कितने न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा, 10000। तो टोटल नाइट्रोजन क्षार, यहाँ से देख सकते हैं नाइट्रोजन क्षार या नाइट्रोजन बेस की संख्या निकाल सकते हैं। तो वो होता है 2 × 5000 = 10000। टोटल आ गया 10000। कहने का मतलब 10000 न्यूक्लियोटाइड है, और 10000 न्यूक्लियोटाइड में से 2450 जो है वो कौन है, ग्वानीन है। अब प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ग्वानीन की जो संख्या है G = दिया हुआ है 24, यहाँ पर लिख सकते हैं G की संख्या वो दिया हुआ है 2450। अब हम लोग जानते हैं चारगाफ रूल से कि G जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, C के बराबर होता है। G किसके बराबर होता है, C के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग G + C निकालें तो 2450 + 2450 कितना हो जाएगा, टोटल 4900 के आसपास, 4900 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 4900। तो G + C का जो संख्या है वो कितना हो गया, 4900 हो गया। ठीक, 4900 न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ से अगर हम लोग टोटल न्यूक्लियोटाइड में से इसको माइनस कर दें तो निकालने के लिए किसको, A + T अगर निकालना है, A + T निकालना है, तो टोटल न्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लियोटाइड की संख्या, टोटल न्यूक्लियोटाइड की संख्या माइनस किसको कर देंगे, G + C को, G + C को माइनस करेंगे। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो टोटल न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या निकाल चुके हैं हम लोग, कितना निकाले हैं, 10000। तो A + T = 10000 माइनस जो G + C का वैल्यू आया था वो कितना आया था, 4900। तो इसको 10000 में से 4900 को माइनस करेंगे तो A + T जो होगा तो 10,000 - 4900 = 5100 हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना है थायमीन फाइंड करना है। अब हम लोग जानते हैं कि एडेनिन से हमेशा थायमीन जुड़ता है, तो इसलिए एडेनिन और थायमीन का मात्रा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर A को जगह पर T लिख सकते हैं, तो 2T = 5100। तो T = कितना हो जाएगा, 5100/2। अब इससे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा, 2550। T = आएगा 2550। ये इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में भी ये इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है।
आपको मिलेगा। तो इसको आप क्या करिए, पहले नोट करिए, और अगर समझ में ना आया हो तो इसको रिपीट करके देखिएगा तो समझ में आएगा। इसको नोट करिए। यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार की संख्या को ही हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोले हैं। जितना नाइट्रोजन क्षार होगा उतना ही क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड। इसको नाइट्रोजन क्षार की संख्या या न्यूक्लियोटाइड की संख्या भी लिख सकते हैं। नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डीएनए में 6000 न्यूक्लियोटाइड हैं। जिनमें 1450 एडेनिन मौजूद हैं। 1450 एडेनिन मौजूद हैं, तो बाकी बचे नाइट्रोजन क्षार की संख्या ज्ञात करें। पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें न्यूक्लियोटाइड सीधे सीधे नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम लोग क्या किए थे, नाइट्रोजन क्षार या न्यूक्लियोटाइड निकाले थे। लेकिन इस बार न्यूक्लियोटाइड का संख्या दिया हुआ है तो इसको उसमें बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन में न्यूक्लियोटाइड की संख्या और न्यूक्लियोटाइड की जो संख्या है वो कितना है, 6000 है। अब इसमें क्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, एडेनिन की संख्या दिया हुआ है। एडेनिन ए की संख्या, तो ए की संख्या जो है वो दिया हुआ है 1450। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एडेनिन जो होता है वो हमेशा थायमिन के बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, A + T = हो जाएगा 1450 + 1450 = 2900 आ गया। तो यहाँ पर जो A + T है वो टोटल कितने हैं, 2900 हैं। यहाँ से अगर हम लोग A तो दिया हुआ है तो T निकाल सकते हैं। तो T निकालने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि A और T बराबर होते हैं, तो 2T = 2900 आ गया। तो T = कितना हो जाएगा, 2900/2। तो ये भी कितना हो जाएगा, 1450। यहाँ से भी कर सकते हैं ये फॉर्मूला से कि A = T, तो A अगर 1450 है तो T भी कितना होगा, 1450। और इस तरह से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी 1450 आया। अब G + C निकालना है। तो थोड़ा सभी न्यूक्लियोटाइड का पूछना है, सभी नाइट्रोजन क्षार के बारे में। तो A निकल दिया हुआ है, T हम लोग निकाल लिए, G और C बचा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं G + C = न्यूक्लियोटाइड की संख्या माइनस कितना हो जाएगा, A + T ना, -A + T। तो A + T दिया आया था, हम लोग निकाले थे। न्यूक्लियोटाइड टोटल कितना दिया हुआ है, 6000 दिया हुआ है। तो 6000 - A + T कितना आया, 2900 है। यहाँ से अगर हम लोग G + C देखें तो G + C जो आएगा वो कितना आएगा, इसको माइनस करना है, 0 1 3100 आया G + C। तो एक G निकाल लेते हैं हम लोग पहले, उसके बाद C निकाल लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि G = हो जाएगा 3100। तो G = हो जाएगा 3100/2। अभी हो जाएगा 1550। ठीक है। अब 1550 G आया। तो जानते हैं कि G = क्या होता है, C होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, C जो होगा वो भी क्या हो जाएगा। तो इसलिए
C इज इक्वल टू हो जाएगा 1550। तो सब के सब न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन क्षार की संख्या निकाल लिए। एडेनिन का संख्या 1450, थाइमिन का संख्या 1450, ग्वानिन का संख्या 1550 और साइटोसिन का संख्या भी कितना आएगा 1550। तो ये सब क्वेश्चन हैं, अलग अलग किस्म के हैं। थोड़ा थोड़ा अगर इस पर ध्यान दीजिएगा तो ये आपको सोल्व होने लगेगा आसानी से। पहला बार आया है तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, तो इसको नोट करिए। इसके बाद आगे एक और देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है। यदि डीएनए में एडेनिन 18% है तो ग्वानिन की मात्रा ज्ञात करें। ये आपके लिए होमवर्क करना है और आंसर कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं आप लोग कितना समझे इसको। अगर नहीं आया हो तो फिर अगले क्लास में इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे फिर से। इसके बाद अब हम लोग को अलग अलग जीवों में कई तरह के अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, और उसके अनुसार उनका डीएनए का लेंथ भी क्या होता है, लंबाई भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो कुछ डाटा एनसीईआरटी में दिए हुए हैं अलग अलग जीवों के बारे में, उनमें पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड के बारे में, उनमें डीएनए के प्रकार में के बारे में। तो उनको हम लोग एक कॉलम बना करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम बनाते हैं। तो इस प्रकार से कॉलम बनेगा। एक क्वेश्चन को हटा देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और उसको सोल्व करिएगा। इसमें सीरियल नंबर, जीव, न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर की संख्या, डीएनए कुंडली और डीएनए के प्रकार। तो सबसे पहला जो जीव आता है वो आता है 5174 और इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोटाइड, इसमें न्यूक्लियोटाइड का जो संख्या होता है वो 5386 या 5386 बोल सकते हैं टोटल न्यूक्लियोटाइड। इसमें 5174 में इसका जो डीएनए का कुंडली होता है वो कैसा होता है, एकल कड़ी होता है। एकल कड़ी डीएनए होता है। और एकल कड़ी के बाद अगर हम लोग डीएनए के प्रकार देखें तो इसका डीएनए का जो प्रकार होता है वो वृत्ताकार डीएनए, वृत्ताकार। हम लोग का जो डीएनए होता है वो रेखीय होता है। इस प्रकार से बनाए थे हम लोग अपना डीएनए, ठीक है। लेकिन वो जो 5174 इसका जो डीएनए होता है वो एक कड़ी का होता है और वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो दूसरा जीव आता है बैक्टीरियोफाज लैम्बाडा। ये जो बैक्टीरियोफाज लैम्बाडा होता है इसमें बेस पेयर होते हैं और बेस पेयर का संख्या जो होता है वो 83502 बेस पेयर का मतलब दो नाइट्रोजन क्षार का समूह 83502 इसमें बेस पेयर होते हैं। और इसका जो डीएनए होता है, डीएनए कुंडली होता है, ये दोहरी कड़ी होता है। दोहरी कड़ी डीएनए, जैसे हम लोग में दोहरी कड़ी डीएनए होता है वैसे इसमें, और रेखीय होता है, लीनियर डीएनए होता है, सर्कुलर नहीं होता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इस्चेरिचिया कोलाई, जिसको हम लोग शॉर्ट में ई कोलाई कहते हैं, इस्चेरिचिया कोलाई, या इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ई कोलाई। और ये जो ई कोलाई होता है इसमें बेस पेयर का संख्या होता है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। और इसका जो डीएनए होता है वो भी कैसा होता है, दोहरी कड़ी होता है, दोहरी कड़ी डीएनए, लेकिन ये वृत्ताकार होता है, रेखीय नहीं होता है, वृत्ताकार डीएनए होता है। इसके बाद अगर हम लोग मनुष्य में देखें, मनुष्य के जो डीएनए होता है उसमें बेस पेयर का जो संख्या होता है वो 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होता है। और मनुष्य का जो डीएनए होता है ये भी दोहरी कड़ी होता है, द्विकुंडी डीएनए लोग पढ़ चुके हैं। दोहरी कड़ी डीएनए होता है और रेखीय होता है।
देखिए, ये कुछ डाटा जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, किसके नाइट्रोजन बेस किसके डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड हैं या कितने बेस पेयर मौजूद होते हैं। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड का संख्या जो होता है वो हमेशा बेस पेयर से क्या होता है, अधिक। बेस पेयर जो होते हैं वो दो न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजन बेस के मिलने से बनते हैं। तो ये बेस पेयर जो न्यूक्लियोटाइड अगर कहेगा तो उसका दुगना न्यूक्लियोटाइड मौजूद होगा। अगर यहाँ पर 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर, इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड निकालने के लिए इसमें 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ध्यान से इसको नोट करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसको सही कर लेना है। ये 48502 होता है। 48502 जो बैक्टीरियोफाज लैम्बार्डा है, बैक्टीरियोफाज लैम्बार्डा में न्यूक्लियोटाइड ये जो बेस पेयर की संख्या होती है वो 48502 होती है। इसको सही कर लीजिएगा। उसके बाद नोट करिए। तो अगर न किसी भी जीव के अंदर पाए जाने वाले बेस पेयर की संख्या मालूम चल जाए तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डीएनए के लेंथ को निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी बैक्टीरियोफाज लैम्बार्डा जो है उसमें 83502 लिखा गया था, उसको क्या करना है, सही कर लेना है। वो 48502 बेस पेयर होते हैं। इसके बाद हम लोग लेंथ ऑफ डीएनए पढ़ना है। डीएनए की लंबाई निकालने का फॉर्मूला, डीएनए की लंबाई, और डीएनए की जो लंबाई होती है वो है 0.34 इंटू बेस पेयर की संख्या। 0.34 इंटू बेस पेयर की संख्या। तो इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी जीव में जो डीएनए का लंबाई है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अगर बेस पेयर की संख्या मालूम है या न्यूक्लियोटाइड की संख्या मालूम है तो उसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो डीएनए का लंबाई है वो उसको हम लोग मालूम कर सकते हैं। ये नैनोमीटर में होगा, 0.34 नैनोमीटर इंटू बेस पेयर की संख्या। इसके बाद अगर देखा जाए ये 0.34 कहाँ से आया है, हम लोग अभी डीएनए का स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में पढ़े थे तो उसमें इस प्रकार से नाइट्रोजन बेस बताए थे। तो एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होता है और बेस पेयर के बीच का जो दूरी होता है वो कितना था, 0.34 नैनोमीटर था या 3.4 एंगस्ट्रॉम था। तो ये इसी दूरी को क्या किया गया है, जब बेस पेयर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, डीएनए का टोटल लेंथ प्राप्त हो जाता है। इस फॉर्मूला को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा के बारे में भी जो बताया था वो फ्रांसिस क्रिक ने बताया था। इसमें लिख सकते हैं सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है कि जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं उनका स्थानांतरण जो होता है वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की ओर होता है। ये बात बताया था सेंट्रल डोग्मा में। कोई भी जीव जो होता है उसमें डीएनए मौजूद होता है तो डीएनए सबसे पहले क्या करता है, आरएनए का निर्माण करता है और आरएनए में प्रोटीन के निर्माण से संबंधित सूचनाएं मौजूद होती हैं। फिर वो आरएनए जो होता है वो प्रोटीन, विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है जिससे विशेष प्रकार के लक्षण क्या होते हैं, किसी भी जीव में उत्पन्न होते हैं। तो ये जो आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण हो रहा है वो डीएनए से आरएनए की ओर और आरएनए से किसकी ओर होता है, प्रोटीन की ओर होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते लिख सकते हैं। इसके अनुसार आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण, इसके अनुसार आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण डीएनए से आरएनए एवं आरएनए से प्रोटीन की ओर होता है और उसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। कोई भी कहीं भी क्वेश्चन आएगा कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, इसका ऐसा मतलब आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण डीएनए से आरएनए और आरएनए से किधर की ओर होता है, प्रोटीन की ओर होता है। तो यह है डीएनए। डीएनए का काम क्या है, ये सबसे पहले किसको बनाता है, आरएनए बनाता है। तो डीएनए से आरएनए बना तो डीएनए से सूचना कहाँ स्थानांतरित हुआ, आरएनए, और आरएनए से ये सूचना जो है वो कहाँ पर स्थानांतरित होता है, प्रोटीन के पास स्थानांतरित होता है। तो किसी भी जीव में आनुवांशिक लक्षण या कोई भी लक्षण परिलक्षित होते हैं तो डीएनए से आरएनए बनने का जो क्रिया होता है इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। वहीं आरएनए से प्रोटीन जो बनता है इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं,
और डीएनए जो है वो डीएनए का भी निर्माण करने में सक्षम होता है। तो डीएनए से डीएनए बनने का जो क्रिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो यह ध्यान रखिएगा, डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। और ये सूचनाओं का स्थानांतरण जब डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की ओर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। यहीं पर एक नोट लिखना है, जनरली जो सभी जीव होते हैं उनमें सूचनाओं का स्थानांतरण डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की ओर होता है, लेकिन जो वायरस होते हैं कुछ वायरस में जो प्रोटीन आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण जो होता है वो आरएनए से डीएनए की ओर भी होता है। हम लोग एचआईवी वायरस देखे थे कि एचआईवी वायरस का आरएनए जो है वो हम लोगों के बॉडी में इंटर करता है और वो आरएनए किसका निर्माण कर रहा था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए का निर्माण करता था। तो इस प्रकार से उसमें आनुवांशिक सूचनाओं का जो स्थानांतरण होता है वो आरएनए से डीएनए की ओर होता है। तो नोट करके लिख सकते हैं, कुछ विषाणु में आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण आरएनए से डीएनए की ओर भी होता है। और इसका एग्जाम्पल जो था वो कौन था, जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एचआईवी वायरस जो है इसमें आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण आरएनए से डीएनए की ओर होता है। इसके बाद डीएनए का टाइप पढ़ना है। डीएनए जो होते हैं उनको मेनली दो भागों में यहाँ पर बांटा गया है, एक है बी डीएनए और दूसरा होता है जेड डीएनए। बी डीएनए जो होता है इसमें जो कुंडलित है जिसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि वो दक्षिणावर्ती दाहिना तरफ से घुमा हुआ होता है। तो अगर कुंडली जो है वो दक्षिणावर्ती है, दाहिने तरफ से घुमा हुआ है तो उसको हम लोग बी डीएनए कहेंगे। और अगर वो बाएं तरफ से घुमा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड डीएनए बोलते हैं। वही लिखा हुआ है कि इसकी कुंडली दक्षिणावर्ती होती है और जेड डीएनए जो है इसकी कुंडली वामावर्ती होती है। फिर दूसरा चीज़ है कि जो बी डीएनए होता है इसमें फॉस्फेट और राइबोज का नियमित आधार होता है, जबकि जेड डीएनए में फॉस्फेट एवं राइबोज का क्या होता है, अनियमित आधार होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके जो प्रत्येक कुंडली होता है, प्रत्येक पीच होता है उसमें 10 क्षार युग्म मिलते हैं, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। और इसके प्रत्येक कुंडली में कितना बेस पेयर का संख्या होता है, 12 क्षार युग्म का संख्या होता है। और साथ ही साथ पीच लेंथ, इसका एक पीच का जो लेंथ होता है, लंबाई होता है, हेलिक्स लेंथ होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर होता है, जबकि जेड डीएनए में पीच की लंबाई 45 एंगस्ट्रॉम या 4.5 नैनोमीटर होता था। इसमें 3 और 4 पॉइंट जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा अंतर के रूप में बी डीएनए और जेड डीएनए। और उसके बाद बाकी विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।